हेलो फ्रेंड्स, प्रेमावी सोशलॉजी पेंट में आपका स्वागत है। इस समय आप लोगों के लिए मैं शोध अनुसंधान रिसर्च से संबंधित वीडियोस ला रही हूँ, जिससे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। और इन शोध अनुसंधान रिसर्च से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं वो इतने डीपली पूछे जाते हैं कि हमें इन टॉपिक्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है। यानी कि इस टॉपिक को जब तक हम गहराई से समझेंगे नहीं, हमें इनके क्वेश्चंस को कर नहीं पाएंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा डेफिनेशंस को याद कर सकते हैं और डेफिनेशन से संबंधित समाजशास्त्र बता सकते हैं, लेकिन जब तक हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे, हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इन टॉपिक्स को समझने की बहुत अधिक ज़रूरत है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज हम आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है रिसर्च डिज़ाइन, यानी कि शोध प्रारूप। तो आज शोध प्रारूप को समझेंगे कि शोध प्रारूप क्या होता है, शोध प्रारूप के क्या प्रकार होते हैं, और जो भी प्रकार के होते हैं उन शोध प्रकारों को, यानी कि उनके अंदर किस किस प्रकार के शोध कार्यों को किया जाता है, किस किस तरह के शोध कार्यों को किया जाता है, यही सब आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि शोध प्रारूप क्या होता है। कोई भी शोध उद्देश्य विहीन नहीं होता है। सबसे पहले तो हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि समाज में जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं या फिर हम किसी अपने आवश्यकताओं के लिए कोई कार्य कर रहे होते हैं या हम समाज के लिए कोई कार्य कर रहे होते हैं, तो जो भी हम कार्य कर रहे होते हैं उसका कोई उद्देश्य होता है। और बिना उद्देश्य के इस दुनिया में कोई भी कार्य नहीं होता। तो अगर हम बात करें शोध की, कि मान लीजिए हम कोई कार्य कर रहे हैं, तो कुछ तो शोध ऐसे होते हैं जिनको हम करके आगे की आने वाली घटनाओं के विषय में, संभावनाओं के विषय में जान पाते हैं। यानी हम कोई शोध करते हैं तो उसके विषय में हम आगे की स्थितियों को आंक सकते हैं। कुछ शोध ऐसे होते हैं जिनके द्वारा हम बहुत सी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। कुछ शोध ऐसे होते हैं कि हम जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, तो ये परिस्थितियां क्यों बनी हुई हैं, उसके विषय में समझ सकते हैं। तो कुछ शोध ऐसे होते हैं जो हमारे प्रतिदिन के कार्यों में स्वतः ही हो जाते हैं। तो इस तरीके से समझ लीजिए कि कोई भी शोध जो होता है वो उद्देश्य विहीन तो होता ही नहीं है। कोई ना कोई लक्ष्य की प्राप्ति प्रत्येक शोध का क्या होती है, उद्देश्य होती है। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए शोध कार्य को इस प्रकार आयोजित किया जाता है कि शोध की पूर्ति क्या हो, सरल हो। यानी कि शोध प्रारूप क्या होता है? शोध प्रारूप होता है किसी भी कार्य को करने की एक सरल विधि। यानी कि किसी भी कार्य को हम टारगेट को पाने के लिए, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि वो कार्य आसान हो जाए। इस प्रकार एक विशिष्ट उद्देश्य के संदर्भ में शोध कार्य योजना आरंभ में ही बना ली जाती है। यानी कोई भी कार्य करने के लिए हम पहले से ही सोच लेते हैं कि हम इस कार्य को कैसे करेंगे, उसकी एक प्लानिंग बना लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, शोध प्रारूप, यानी कि रिसर्च डिजाइन कहते हैं। अब हम जानते हैं कि एकॉक के विचार से शोध प्रारूप क्या है। निर्णय क्रियान्वित करने की स्थिति आने से पूर्व ही निर्णय निर्धारित करने की प्रक्रिया को प्रारूप कहते हैं, शोध प्रारूप कहते हैं। इस दृष्टि से उद्देश्य की प्राप्ति के पूर्व ही उद्देश्य का निर्धारण करके शोध कार्य की जो रूपरेखा बना ली जाती है उसे शोध प्रारूप कहते हैं। कार्लिजर के मतानुसार शोध प्रारूप अन्वेषण की योजना, संरचना एवं युक्ति है, जिसमें शोध प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जा सके एवं प्रसरण को भी नियंत्रित किया जा सके। देखिए कार्लिजर ने कितनी अच्छी डिफिनेशन शोध प्रारूप के लिए दी है कि शोध प्रारूप क्या है, अन्वेषण है, यानी क्या है, एक खोज है। क्या है अन्वेषण, क्या है, एक खोज है। तो ये खोज की क्या काम करता है शोध प्रारूप, योजना बना देता है। और उसको योजना किस तरीके से बनाता है, एक उसको हमारे मन में एक कल्पना, उसका स्ट्रक्चर यानी संरचना बना देता है, उसके लिए युक्ति मिल जाती है बनाने के लिए। तो ये किस तरीके से हम बनाते हैं, इसको कई तरीके से बनाते हैं। शोध को हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम प्रसरण के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं, और उस प्रसरण को नियंत्रित भी कर सकते हैं। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी है। ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। फिर है कि शोध प्रारूप के प्रकार। तो अब हम शोध प्रारूप के प्रकार को समझते हैं। इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यूजीसी नेट के एग्जाम में, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, और टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में, एलटी ग्रेड एग्जाम में, और भी सोशलॉजी रिलेटेड एग्जाम्स में शोध प्रारूप के प्रकार से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सभी शोधों का आधारभूत उद्देश्य क्या है, ज्ञान अर्जन है। यानी शोध किस लिए किए जाते हैं,
ज्ञान को बढ़ाने के लिए, ज्ञान का अर्जन करने के लिए इन शोध की पूर्ति पृथक पृथक प्रकार से हो सकती है। तदनुसार शोध प्रारूप का रूप भी पृथक पृथक हो सकता है। यानी कि देखिए, समाज में जो व्यक्ति होते हैं वो एक ही विचारधारा को नहीं रखते हैं, उनकी विचारधाराएं जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। कोई अपना जो सोच रहा है वो खुद किसी लक्ष्य को पाने के लिए सीधा रास्ता चुनता है, यानी कि वो स्टेप बाय स्टेप चुनता है। कोई उसको क्या करता है कि जैसे कि तालाब के, एक छोटा सा तालाब है, अब उस छोटे से तालाब में कोई गहराई नापनी है तो उस गहराई को नापने के लिए जो व्यक्ति हैं वो अपने अपने तरीके से तालाब की गहराई को नापेंगे। कोई क्या करेगा, इंची टेप लेके उसमें डालेगा पानी में और उसकी गहराई को नापेगा। कोई क्या करेगा, जिसको तैरना आता है वो उसमें छलांग लगा देगा और अंदर जाकर उस चीज़ को अंदाजा खुद लगाएगा, तैर कर गहराई को आँक आएगा। चूँकि तालाब कोई ज़्यादा गहरे नहीं होते हैं, इसलिए जिनको भी तैरना आता है वो तैर कर चले जाएंगे। कुछ क्या करेंगे कि आजकल मशीनरी आ रही हैं गहराई नापने के लिए कि इसके तालाब की कितनी गहराई है, वो मशीन ले आएंगे। कुछ लोगों से इधर उधर से जानकारियाँ लेंगे कि ये तालाब की गहराई कितनी है। तो सबके अलग अलग विचार हैं, पृथक पृथक विचारों से वो अपने शोध को तैयार करते हैं। तो इसके लिए क्या है कि निम्न 4 प्रकार के शोधों की चर्चा, शोध प्रारूप की चर्चा की गई है कि जो शोध प्रारूप होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिए कि जो शोध प्रारूप होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला है अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक शोध प्रारूप, दूसरा है वर्णनात्मक शोध प्रारूप, तीसरा है निदानात्मक शोध प्रारूप और जो चौथा है अंत में प्रयोगात्मक शोध प्रारूप। तो इस तरीके से ये क्या हुए कि ये 4 शोध प्रारूप हुए। अब हम सबसे पहले शोध प्रारूप के विषय में जानते हैं कि अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक शोध प्रारूप क्या होते हैं। तो जब किसी शोध कार्य का उद्देश्य किन्हीं सामाजिक घटना में अंतर्निहित कारणों को ढूंढ निकालना होता है, जैसा कि अभी मैंने एक उदाहरण दिया है आप लोगों को कि शोध कार्य का उद्देश्य किन्हीं सामाजिक घटना, मैंने तालाब का उदाहरण दिया, आप किसी सामाजिक घटना को ले लीजिए, कोई सामाजिक घटना ले लीजिए। मान लीजिए कोई किसी जगह एक्सीडेंट हुआ है, आप उसी के जो कारणों को समझ लीजिए कि मान लीजिए 2 बाइक सवार जा रहे हैं, आपस में टक्कर हो गई। अब ये क्यों टक्कर हुई, हो सकता है बाइक सवार उल्टी रास्ते पर हो सकता है बाइक सवार तेज रास्ते पर हो, तेज गाड़ी की स्पीड तेज हो, या कुछ भी कारण हो सकता है। तो इस तरीके से कोई भी घटना हो सकती है। तो उससे संबंध रूपरेखा को क्या करता है, अन्वेषण यानी शोध प्रारूप पहले से ही माइंड में तय हो जाती है, मस्तिष्क में, कि इसको हम इस तरीके से समझें कि इसका एक क्या किया जाता है कि प्रारूप कल्पना दिमाग में तैयार कर ली जाती है कि यदि हमें टूटे परिवारों से पनपने वाले बाल अपराध के विषय में शोध करना है तो उसके लिए सर्वप्रथम टूटे परिवारों की वास्तविक प्रकृति तथा उसमें अंतर्निहित कारणों को समझना होगा। यानी कि अगर मान लीजिए आपको शोध करने के लिए ये कह दिया जाए कि आप बाल अपराधों से संबंधित शोध करिए कि समाज में बाल अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। जो बाल अपराध हो रहे हैं तो उन सबसे पहले तो उन बाल अपराधियों पर आप शोध करेंगे कि कौन सा बालक यानी लड़का या बाल अपराधी किन किन कारणों के कारण अपराध किए हैं। तो उसके लिए उनके अलग अलग कारण होंगे, किसी का पारिवारिक कारण होगा, तो किसी का कुछ कारण होगा, किसी का कुछ कारण होगा, यानी कि अलग अलग कारण होंगे। तो उनके कारणों को समझेंगे, फिर उन कारणों के अंतर कारणों को भी समझेंगे, यानी कि उन कारणों के पीछे क्या कारण है उसको समझना होगा। जब तक हम टूटे परिवारों की प्रकृति के संबंध में अन्वेषण नहीं करेंगे तब तक टूटे परिवार एवं बाल अपराध के बीच कार्य कारण संबंध भी हमारे लिए स्पष्ट नहीं होंगे। यानी कि जो बाल अपराध हो रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, बहुत अधिक जो कारण बन रहे हैं वो टूटे परिवार है, परिवार की स्थिति है। परिवार की स्थिति में गरीबी हो सकती है, परिवार का माहौल हो सकता है, परिवार के संबंध हो सकते हैं, या कुछ पारिवारिक लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो इनके क्या किया जाता है, अंतर्निहित कारणों को समझा जाता है और उस पर ही एक शोध किया जाता है। उसकी क्या की जाती है, पहले से प्रारूप या रूपरेखा बना ली जाती है कि इसके पीछे क्या क्या कारण है। हमें इस रूपरेखा को इस तरीके से अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो हमें उस बालक के अपराध के विषय में समझ में आ जाएगा कि ये बालक जो आज बाल अपराध कर रहा है इसके पीछे क्या क्या कारण हुए जो इसने आज ये अपराध किया, और उन बाल अपराधों को रोकने के प्रयास भी होने लगेंगे। बाल अपराध भविष्य में ना हो इसके लिए भी प्रयास किए जाने लगेंगे। तो इससे संबंधित हमारी कई समस्याओं का निदान हो जाता, कई समस्याओं का हल भी निकल आता। तो जो अन्वेषणात्मक शोध है वो अन्वेषणात्मक शोध क्या करता है कि अंदर अपराध के तह तक जाने का प्रयास करता है,
उसकी रूपरेखा बनती है। अब हम वर्णनात्मक शोध के प्रकार की बात करें तो वर्णनात्मक शोध जिस शोध प्रारूप का उद्देश्य वास्तविक तथ्यों के आधार पर अध्ययन विषय या समस्या के संबंध में वर्णनात्मक विवरण प्रस्तुत करना होता है, उसे वर्णनात्मक शोध प्रारूप कहते हैं। यानी कि कुछ जो ऐसे शोध होते हैं जिनका बहुत विस्तार से समझने की और समझाने की ज़रूरत होती है, यानी कि उसके जो एक पेड़ होता है, उस पेड़ में जो जड़ होती है, उस जड़ से लेकर उसी के तने तक की जो खोजबीन होती है वो इस वर्णनात्मक शोध प्रारूप में होती है। तो इसके लिए विषय के संबंध में यथार्थ तथा संपूर्ण सूचनाओं का प्राप्त होना जरूरी होता है। यानी कि उस वर्णनात्मक शोध के लिए संपूर्ण सूचनाएं एकत्र करनी पड़ती हैं, संपूर्ण डेटा एकत्र करना पड़ता है। इसके लिए बिना वर्णनात्मक वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत कर पाना कदापि संभव नहीं है। इसके लिए आवश्यक है कि वास्तविक तथ्यों का सहारा लिया जाए, यानी कि उस समय जो उसकी वास्तविक स्थिति रही है उसका भी जायजा लिया जाए। एक समुदाय में आवास व्यवस्था, जातीय संरचना आदि से संबंधित विषयों पर वर्णनात्मक शोध प्रारूप वास्तविक तथ्यों के आधार पर तैयार किया जाता है। जैसे हम जाति संरचना की बात करें तो जाति संरचना के लिए जब हमें कोई विस्तार से वर्णन करना होता है तो हम किस प्रकार से करेंगे। तो जाति संरचना के लिए बहुत से समाजशास्त्रियों ने अपने अपने शोध कार्य किए हैं, जैसे कि आंद्रे बेटे ने किए हैं और GS घुरिये ने किए हैं। तो जाति संरचना पर कि जो जाति संरचना, इसमें सबसे पहले तो उसका वास्तविक स्थिति देखी जाती है कि समाज में आखिर ये जो जाति व्यवस्था है वो उसका कारण क्या है, इस समय क्या स्थिति जाती है कि ये लोग दूरी बनाकर रखते हैं, भोजन और आदि को भी भोजन आदि में भी दूरी बनाकर रखते हैं और ऊंच नीच का भेदभाव रखते हैं। जाति जो संरचना है वो कई भागों में डिवाइड है कि ये ऊंची जाति के हैं, ये नीची जाति के हैं और इसमें कई जो है तो इसमें जो कई संस्करण होते हैं। इसमें उच्च जाति जो है वो ब्राह्मण है, फिर जो उसके बाद है वो क्षत्रिय और वैश्य, और जो निम्न जाति है वो शूद्र जाति है। तो इस पर जो है GS घुरिये, आंद्रे बेतेई ने बहुत ही अच्छा अध्ययन किया है, रिसर्च किया है और तब जाके इस पर उन्होंने अपने विचार दिए हैं। तो इस तरीके से इसकी वर्तमान स्थितियों को भी जाना जाता है और जो इसका इतिहास है उसको भी, उसके विषय में भी जाना जाता है और आगे के लिए भी इसके स्थितियों को समझने की बात समझ आती है। तो इस तरीके से जो वर्णनात्मक शोध प्रारूप है उसको वास्तविक तथ्यों के आधार पर तैयार किया जाता है। इन वास्तविक तथ्यों को एकत्रित करने के लिए क्या किया जाता है, साक्षात्कार किए जाते हैं। देखिए घर घर सर्वे होता है, अब वहाँ घर घर सर्वे में ये भी किया जाता है कि कितने जाति के इस गाँव में कौन सी जाति के कितने लोग हैं, तो किसके माध्यम से किया जाता है, प्रश्नावली के माध्यम से किया जाता है, अनुसूची के माध्यम से किया जाता है, साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है, प्रत्यक्ष नियंत्रण भी किए जाते हैं, सामुदायिक रिकॉर्ड भी इनका तैयार किया जाता है। तो इन्हीं सब के द्वारा शोध प्रारूप तैयार होता है। तब हम किसी भी घटना का, किसी भी संरचना का, किसी भी समस्या का क्या करते हैं कि उसका शोध प्रारूप तैयार करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और निदानात्मक शोध प्रारूप की बात करते हैं। तो निदानात्मक शोध प्रारूप क्या है कि जब शोध कार्य का उद्देश्य अध्ययन विषय के संबंध में ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ समस्या के समाधान को भी प्रस्तुत करना होता है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शोध योजना बनाई जाती है, उसे निदानात्मक शोध प्रारूप कहते हैं। इस प्रकार शोध कार्य में शोधकर्ता केवल समस्या का हल करने का प्रयास में जुट जाता है। यानी कि जैसे कि निदानात्मक शोध प्रारूप है, समाज में बहुत से अपराध हो रहे होते हैं, विचलन की स्थिति निरंतर बनी रहती है, अपराध होते हैं, तो उन अपराधों को रोकने के लिए क्या किया जाता है, उनमें निदानात्मक शोध किया जाता है। यानी कि उन अपराधों को समझने के लिए कि इन अपराधों को किस प्रकार से कम किया जाए। ये अपराध समाज में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, बहुत से अपराध बढ़ रहे हैं कि इस समय तो साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है और देखा जाए तो देखिए पेपर ही लीक हो जाते हैं। तो क्यों लीक हो जाते हैं, क्या कारण है जो लीक किए जा रहे हैं, उनके विषय में शोध किया जाता है और उन अपराधों को रोकने के लिए प्रयास किए जाते हैं, यानी उनका क्या किया जाता है, निदान किया जाता है। तो उस तरीके इन निदान को करने के लिए भी क्या किए जाते हैं कि शोध प्रारूप तैयार किए जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप इन पर शोध होता है और उसके बाद फिर किसी स्थिति का निदान हो पाता है, किसी समस्या का निदान हो पाता है। तो इस शोध की पूर्ति के लिए निदानात्मक शोध कार्य में समस्या का पूर्ण एवं विस्तृत अध्ययन किस तरीके से किया जाता है, वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। वैज्ञानिक ढंग से ही समस्या की गहराई को
तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है, ताकि समस्या के अनेक संभावित कारणों का क्या किया जाए, पता लगाया जा सके। सही वास्तविक कारणों का पता हो जाने पर ही उसका निदान और समाधान के उपायों का सुलझाना क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। जब हम समस्या की जड़ तक पहुंच जाते हैं तो समस्या का हल भी उसका निकलने लगता है और समस्या का हल आसानी से निकलने लगता है, सरल हो जाता है। अब हम अंत में जो बचा वो प्रयोगात्मक शोध प्रारूप हुआ, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, जिसमें ये जो प्रयोगात्मक शोध होता है वो क्या होता है कि भौतिक विज्ञानों की भांति समाज शास्त्र भी अपने शोध कार्यों में प्रयोगशाला पद्धति का उपयोग करके अध्ययन को अधिक से अधिक यथार्थ बनाने का प्रयास करता है। यानी समाज में भी कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि जिन पर क्या किया जाता है कि प्रयोग किया जाता है, वैज्ञानिक प्रयोग किया जाता है, और उस वैज्ञानिक प्रयोग को करने के लिए उस समय की वास्तविक जो स्थितियां बनी होती हैं उन वास्तविक स्थितियों को बहुत ही अच्छे ढंग से उसको अध्ययन यानी कि शोध किया जाता है। जब भौतिक विज्ञान के बाद ही समाज वैज्ञानिक भी अपने शोध कार्य में विषय के कुछ नियंत्रण दशाओं को रखकर उसका परीक्षण और प्रयोग के द्वारा अध्ययन करने की रूपरेखा बनाता है, तो उसे प्रयोग यानी प्रयोगात्मक शोध कहते हैं। जैसे कि अब हम भौतिक की बात कर लें, रसायन की बात कर लें कि कोई भी केमिकल होता है, हम केमिकल को जब उसके रेशियो को बराबर रखते हैं, अलग अलग केमिकल होता है तो हम उसके साइड इफेक्ट को नहीं जान पाते, लेकिन उन केमिकल्स को जब हम एक दूसरे से मिलाते हैं तो उसमें कुछ नया हो जाता है। उसी तरीके से समाज में बहुत से ऐसे कार्य होते हैं, बहुत से ऐसी स्थितियाँ बनती हैं जिन पर प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। कि जैसे हमारे भारतीय समाज में अगर हम साधुओं की बात करें तो बहुत सारे भारतीय समाज में साधु, संत, सन्यासी वगैरह हैं। अब इन पर प्रयोग होता है, तो इस पर प्रयोग गोविंद सदाशिव भूरिये के द्वारा भारतीय साधुओं पर किया गया है। तो उन्होंने जाना कि जो भारतीय समाज की जो संस्कृति है, जो कि संस्कृति जो है उस संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। तो इस तरीके से इस पर भी इसको भी प्रयोग ही कह सकते हैं कि भारतीय साधुओं पर एक परीक्षण किया गया, शोध किया गया कि इससे समाज में क्या मतलब समाज को क्या मिल रहा है। इसमें समाज को बहुत कुछ मिलता है कि समाज में जो नैतिक गुणों का है वो विकास होता है, नैतिकता को बढ़ावा मिलता है, अपराध कम होते हैं, लोग अपराधों की तरफ ना उन्मुख होकर एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति की और धार्मिक प्रवृत्ति को अपनाने लगते हैं। तो इस तरीके से प्रयोगशाला पद्धति भी जो होती है वो लेबोरेटरी की भांति खुलकर उपयोग करती है, यानी कि समाज में बहुत से प्रयोग होते हैं और उन प्रयोगों के द्वारा ये समाज को नियंत्रित किया जाता है, समाज को संतुलित किया जाता है, उसकी कार्यात्मक व्यवस्था को बनाए रखा जाता है। तो इस तरीके से ये आज के इस वीडियो में हमने 4 प्रकार के शोध प्रारूप को जाना और समझा। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है। इसकी मैं आप लोगों के लिए PYQ लेकर आऊँगी और बहुत ही जल्दी इसकी PYQ लेकर आऊँगी, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये